आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर श्रद्धा चकैयार से, जो कि एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैम, वेलकम टू रेड एफएम। हेलो एवरीवन। कैसी हैं आप मैम? बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आईवीएफ जो है, इसके बारे में अब बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। इन डिटेल हमें बताइए, आईवीएफ क्या है? अगर मान लीजिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई है, किसी कपल ने डिसाइड कर लिया है कि हमें आईवीएफ के लिए जाना है, तो इसका प्रोसेस क्या, इसकी पद्धति क्या है, कितना वक्त लगता है, ताकि वो भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाए कि भाई अब हम आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो हमें इतना वक्त देना होगा। बिल्कुल, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी कपल, मान लीजिए वो इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर घूम चुके हैं और सारे डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि बच्चे अब आपको आईवीएफ से ही होंगे, और उनके मन में बहुत सारा क्वेरीज होता है, कैसे जाएंगे तो क्या होगा, ये सारा झिझक होता है। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है इसी अवेयरनेस के लिए है। तो जब आप एक आईवीएफ हॉस्पिटल आते हैं तो सबसे पहले जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट डॉक्टर से होता है, जहाँ की डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं ये जानने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या दिक्कत हो रहा है जो बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, क्या वो औरत में है या क्या वो पुरुष में है, यानी कि या तो औरत के ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है, अंडे की कमी है, कोई दूसरा प्रॉब्लम है, ट्यूब में दिक्कत है, और औरत का जो यूट्रस है उसमें कोई प्रॉब्लम है, पुरुष के शुक्राणु में, स्पर्म में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम कहाँ है। और इस क्वेश्चंस के बेसिस पे वो कुछ टेस्ट्स करती हैं ये जानने के लिए, ताकि कंफर्म हो जाए प्रॉब्लम इधर है। ओके, जो पहला प्रोसेस है वो टेस्ट होता है। बिल्कुल। और टेस्ट्स के बाद कुछ और बेसिक टेस्ट भी होता है, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, क्योंकि ये सारी चीज को भी ऑप्टिमाइज करना होता है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कुछ इंजेक्शंस, जैसे कि रुबेला का इंजेक्शंस, वो पहले पड़ जाना चाहिए, वो सारा चीज दे कर लिया जाता क्या है। है मैम ये रुबेला के बारे में थोड़ा बताएं। रुबेला एक वो इन्फेक्शन है जो ऐसे तो आमतौर ये सर्दी खांसी की तरह ही होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में अगर किसी औरत को रुबेला का इन्फेक्शन होता है तो वो बच्चा जो होता है वो जन्मजात अपंग होता है। तो इसीलिए बेहतर होता है कि हम लोग वो जांच पहले कर लेते हैं, ताकि ये जानने के लिए कहीं उस बच्चे को वो होने का संभव तो नहीं है, संभावना तो नहीं है, और अगर है तो उसका इलाज बहुत आसान है, एक इंजेक्शन दे देते हैं और उस इंजेक्शन के 1 महीने के बाद वो कंसीव कर सकती है। उसके बाद जब डॉक्टर्स ये सारे टेस्ट्स कर लेते हैं और उसके बाद जब हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि उनका डायबिटीज करेक्ट करने का दवाई, अगर डायबिटीज है तो थायराइड ऑप्टिमाइज किया जाता है, किसी का वेट ज्यादा है तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला जाता है, अगर टोबैको ये सब का एडिक्शन है तो उसको स्टॉप करने के लिए बोला जाता है। साथ ही इसी समय होता है फाइनेंशियल काउंसलिंग, क्योंकि आईवीएफ का एक चीज है, इट मे बी कॉस्टली टू सम। बिल्कुल मैम, आपने मेरे मन की बात कह दी। मेरा जो सवाल होने वाला था वो यही होने वाला था कि कॉस्टिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके लिए पेशेंट्स को क्या आप कन्विंस करती हैं, उनको क्या क्या तैयारी करनी होती है, ये बता दें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईवीएफ में क्या कॉस्ट होता है वो जानना होता है, सो दैट कि आप पहले से प्लान कर पाएं, अपना प्लानिंग कर पाएं। कितने इंस्टॉलमेंट्स में भरना होता है आपको उसी समय बता दिया जाता है, सो दैट कि आप प्लानिंग कर लें। हमारे हॉस्पिटल में इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, तो ताकि मरीज को एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं देना पड़े। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जब होता है वो तब होता है जब बच्चा डाला जाता है, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के समय। उसके बाद चूंकि आईवीएफ का जो पूरा ड्यूरेशन होता है, अगर ये फ्रेश साइकिल हुआ तो अराउंड 3 to 4 वीक्स, और फ्रोजन साइकिल हुआ तो 6 हफ्ता से 10 हफ्ता के लगभग लगता है। तो उस हिसाब से अगर कोई बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें अपना छुट्टी प्लान करना होता है। जो पटना से ही हैं तो उन्हें अगर थोड़ा दूर ट्रैवल भी करना है तो वो ट्रैवल टाइम देख लेना होता है। ये सारा एस्पेक्ट्स फर्स्ट काउंसलिंग में ही बता दिया जाता है। तो क्या ये जो प्रोसेस पूरा चल रहा होता है, इस बीच मरीज जो है वो ट्रैवल कर सकता है? बिल्कुल ट्रैवल कर सकता है, क्यों नहीं ट्रैवल कर सकता नहीं, लोगों को लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन होता होगा, नहीं, not या at all. एकदम आप बेड रेस्ट में होते होंगे। नहीं, नॉट एट ऑल। आईवीएफ का जो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, उसके बाद जो मेन आईवीएफ जो होता है वो स्टार्ट होता है इंजेक्शंस के साथ। इंजेक्शंस पीरियड के 2nd डे से स्टार्ट होता है। इस समय जब वो औरत आती है हॉस्पिटल तो उनका अल्ट्रासाउंड होता है, ये देखने के लिए कि जितने भी एग्स हैं उनके ओवरी में वो सेम साइज के ग्रो कर रहे हैं ना, क्योंकि सेम साइज का होना बहुत जरूरी होता है। और उसी समय इंजेक्शंस भी दिया जाता है। इंजेक्शंस का डोज डिसाइड किया जाता है, उस औरत के पास कितने अंडे हैं, औरत का एज, उसका बीएमआई, ये सब देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं मैडम इतना इंजेक्शंस का जरूरत क्या है।
तो मैम इंजेक्शन जो है वो तो अलग किस्म का फियर है ही, लेकिन एक चीज़ मैं देखिए अगर आईवीएफ की बात करें, ये काम तो है ही, प्रोफेशन है, इसके अलावा एक सेवा भावना भी रहती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे जो फाइनेंशियली थोड़े कमज़ोर रहते होंगे, हम्म, तो उनको आप कैसे हेल्प करती हैं? क्योंकि कुछ पैसों की वजह से उनको प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप पर्सनल लेवल पे क्या करती हैं उनके लिए? पर्सनल लेवल पे तो मैं यही कर सकती हूँ कि किसी भी पेशेंट्स को अननेसेसरी टेस्ट नहीं लिखती हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लिखती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा भी जो पैसा बचता जा रहा है वो पेशेंट लगा सकता है टुवर्ड्स अपने हेल्थ में, ताकि जब वो आईवीएफ कराए तो उनका आउटकम अच्छा हो। बिल्कुल, पहले मैं सुनता था कि फलाना डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत कम दवा लिखते हैं। तो लोग इस वजह से भी डॉक्टर के पास जाते हैं कि वो बहुत कम दवा लिखते हैं। अरे वो डॉक्टर साहब तो बहुत सारी दवाएँ लिखते हैं। तो ये भी एक लोगों के अंदर है कि भई दवा भी कॉस्ट, लोग पैसा तो देखते ही हैं हर जगह पे। और अगर इसके इंजेक्शन की अगर बात करें तो एक इंजेक्शन फ़ियर बचपन से लोगों के अंदर आ जाता है। बिल्कुल, इंजेक्शन का फियर बचपन से आता है, बट हुँ, आईवीएफ के इंजेक्शंस उतने पेनफुल नहीं होते हैं। हुँ, बचपन में जो इंजेक्शंस दिया जाता है वो नॉर्मल सिरिंज से दिया जाता है, वो जिसका कि डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, हुँ, हुँ, इसलिए वो पेनफुल होता है। हुँ, लेकिन आईवीएफ के जो इंजेक्शंस है अधिकतर हम लोग इंसुलिन सिरिंज से देते हैं, ओके, जो कि बहुत पतला होता है। कम गेज वाले हाँ, जो कम हैं। गेज वाला होता है हुँ, और उसके कारण दर्द कम होता है। हुँ, और वैसे भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स तो इंसुलिन का सिरिंज खुद से लेते हैं, खुद से ले लेते हैं हाँ। और वो पेनफुल नहीं होता है। हुँ, तो कुछ इंजेक्शंस तो आईवीएफ के बहुत कम पेनफुल होते हैं, लेकिन हाँ कुछ थोड़ी बहुत पेनफुल होते हैं। हुँ। लेकिन अगर आप निडल फोबिया को हटा दें तो वो उतने पेनफुल भी नहीं होते हैं। नहीं, लोगों को लगता है कि आईवीएफ एक बहुत बड़ी सर्जरी है जिसमें बहुत पेन होता है, इस वजह से भी लोग कतराते हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। क्या कहेंगे आप तो उन पेशेंट से? नहीं, नॉट एट ऑल इट्स लाइक दैट। और इंजेक्शंस थोड़े बहुत अगर पेनफुल हुए भी तो एक चीज तो आप समझ लीजिए, अगर आप इंजेक्शंस लगा रहे हैं और उसके बाद आपको जब बेबी होता है तो उसका खुशी उस पेन के सामने तो कुछ भी नहीं बिल्कुल, होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। well, मैम ज़्यादा मेडिकल टर्म में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो इंजेक्शंस हैं, ये क्यों पड़ते हैं? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। लोगों को लगता है कि भाई आईवीएफ में बड़े इंजेक्शंस पड़ते हैं। हाँ, इंजेक्शंस पड़ते हैं। इंजेक्शंस 10 से 14 दिन पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसका कैसा रिस्पॉन्स है। हुँ, देखिए, नॉर्मली एक औरत में जो मासिक होता है हुँ, तो उसके बाद हर साइकिल में एक ही अंडा होता है, एक ही अंडा बनता है। हुँ, लेकिन हम आईवीएफ में टारगेट ये करते हैं कि कम से ज़्यादा अंडा बन सके, हुँ, यानी कि ज़्यादा वो 10 बने, वो 15 बने, इसीलिए हम लोग इंजेक्शंस देते हैं। ओके, और अगर अंडे ज़्यादा बनते हैं हुँ, तो जो एम्ब्रियो बनाते हैं, यानी कि छोटा जो बच्चा बनाते हैं, हुँ, वो ज़्यादा बनता है और उस कारण हम लोग सिलेक्शन अच्छा कर पाते हैं। हुँ, तो जितने ज़्यादा अंडे बने उतने ज़्यादा अच्छे बच्चे बने और बेहतर बच्चा हम लोग उससे सेलेक्ट कर पाते हैं। हुँ, और जो बेहतर, आप ये तो आप भी जानेंगे कि अगर हम लोग एक गुड क्वालिटी, टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो अगर औरत के यूट्रस में डालते हैं तो उसका चांस, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू एक नॉर्मल या लो क्वालिटी का। कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, आईवीएफ उन्होंने डिसाइड कर लिया है, उनका आईवीएफ शुरू भी हो चुका है और वो वर्किंग लेडी हैं, तो क्या उन्हें पूरी छुट्टी लेनी पड़ेगी इसके लिए? नॉट एट ऑल। अगर आप आईवीएफ सेम जगह करा रहे, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम टाउन, सेम सिटी में करा रहे हैं तो आपको छुट्टी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 दिन का जो इंजेक्शन होता है वो तो आप हॉस्पिटल अप डाउन करके भी ले सकती हैं। ओके, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन जैसी चीज़ नॉट नहीं एट है? ऑल, नॉट एट ऑल। लेकिन जिस दिन अंडा निकाला जाता है उस दिन वो एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसमें थोड़ी देर के लिए बेहोश किया जाता है, अंडा निकाला जाता है और आप होश में आ जाती हैं 4 से 6 घंटे के अंदर, और फिर आप उसी दिन घर चली जाती हैं और अगले दिन से आप सारा काम कर सकते हैं। लंबी छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत कोई नहीं है। ज़रूरत नहीं है। ओके, ये एक दिन का प्रोसेस है। बिल्कुल। और एक एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसी बात कही, क्या उस वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है या फिर एक छोटा सा प्रोसेस है वो? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भी ये इंजेक्शंस पड़ता है वो इंजेक्शंस इसलिए पड़ता है ताकि एम्ब्रियो बन सके, टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो बने, और जो उस औरत में जो उसके अंदर बच्चा नहीं बन पा रहा था उसको हम लोग एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं आईवीएफ लैब में, ताकि एम्ब्रियो बने। और जो मेन प्रोसेस यही होता है वो एम्ब्रियो औरत के गर्भाशय में डालना, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर या तो फ्रेश होता है, यानी कि सेम साइकिल में करते हैं जिस साइकिल में अंडा इंजेक्शंस पड़ रहा है, जो कि लेकिन अब फ्रेश साइकिल थोड़ा कम किया जा रहा है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जो है वो फ्रोजन साइकिल करते हैं। फ्रोजन साइकिल जो होता है वो मासिक के अगले दिन से स्टार्ट होता क्या है। डिफरेंस है दोनों में, फ्रोजन साइकिल और फ्रेश साइकिल में?
फ्रेश साइकिल का एडवांटेज ये है कि कम दिन के अंदर आपका सारा चीज़ हो जा रहा है। लेकिन आजकल लोग फ्रोजन साइकिल में जितने न्यू रिसर्च हो रहे हैं वो फ्रोजन साइकिल को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि फ्रोजन साइकिल में जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज जो होते हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं। साथ ही इतने सारे इंजेक्शंस के कारण बॉडी का में कुछ चेंजेस हो सकता है, कुछ केमिकल्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो वॉश आउट हो जाता है। और हम लोग चूंकि नेक्स्ट साइकिल से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके कारण बॉडी का जो नेक्स्ट साइकिल बिल्कुल फ्रेश होता है। तो उस समय से हम लोग फिर पीरियड के अगेन सेकेंड डे से बुलाते हैं औरत को, उसको दवाई देते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब यूट्रस का लाइनिंग बन जाता है तो बच्चा डाल देते हैं। यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस है आईवीएफ का। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं ओवम पिकअप के बारे में जो पेशेंट्स अपने डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि हर वो मरीज जो आईवीएफ हो चुका है वो आईवीएफ के बाद अपने डॉक्टर से 5-6 दिन के बाद ज़रूर मिलें और पूछें कि उनके कितने एग्स निकल पाए, कितने बच्चे बन पाए, बच्चे का ग्रेड क्या है, ताकि इससे उनको भी कॉन्फिडेंस आता है उनका प्रोसेस क्या हुआ, कितने अच्छे बन पाए और उनका सक्सेस रेट क्या होगा, क्या उनको एडिशनल साइकिल्स चाहिए होगा कि नहीं। और एक चीज़ तो आप भी मानेंगे, एक पेशेंट जो अपने डॉक्टर से जितना ज़्यादा इंटरैक्ट करता है, जितना ज़्यादा एम्पावर्ड होता है नॉलेज से, डॉक्टर जितना ज़्यादा उसको समझा पाती है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाते हैं अपने इलाज के लिए। और कितनी जगहों पे तो प्लेसिबो भी काम करता है, डॉक्टर ने कह दिया इन्हें आप बिल्कुल ठीक है तो पेशेंट अच्छा महसूस करने लगता है। तो आप जब ये इंटरैक्ट करते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और हर चीज़ क्लियर होता जाता है आपके दिमाग में। तो पेशेंट को बात करनी चाहिए डॉक्टर से। बिल्कुल बात कीजिए, पूछिए, जहाँ दिक्कत होता है पूछिए, जो चीज़ समझ नहीं आता है पूछिए, जिस चीज़ के लिए इसे डर लगता है उस चीज़ को डिस्कस कीजिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप निडल फोबिया के कारण आईवीएफ नहीं करा रहे, लेकिन एक्चुअली आप उस निडल जो उस इंजेक्शन जो कि बहुत पेनफुल नहीं होता है उसके डर से आप एक बच्चे के खुशी से वंचित ना रह जाए। मैम एक सवाल मेरे जहन में था और बहुत सारे लोगों के जहन में भी आया होगा कि शुरुआती दौर में कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है इसको लेकर के, कुछ कानूनी प्रक्रिया भी है इसको लेकर के। एक्चुअली यस, बिकॉज आप आईवीएफ करा रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ले डाउन कंसेंट फॉर्म है। तो जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो आपसे जिस दिन आपका फाइनेंशियल काउंसलिंग होता है और आपका जब आईवीएफ प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि जिस दिन से आपको इंजेक्शन स्टार्ट होता है उस समय कंसेंट फॉर्म साइन होता है। कंसेंट फॉर्म के बारे में ये होता है कि आपका आईवीएफ स्टार्ट हो रहा है, आपका हस्बैंड कंसेंट देते हैं, वाइफ कंसेंट देते हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ जो भी आईवीएफ करा रहे हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि ये फॉर्म साइन हो रहा है, हर फॉर्म का क्या मतलब है। आप चाहें तो दोबारा वो सारे फॉर्म्स खुद से पढ़ें, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से या उस हॉस्पिटल के जो काउंसलर हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें, ताकि आप जितना ज़्यादा एक एक चीज़ को समझेंगे आप उतने ही बेटर एम्पावर्ड होंगे और आपके लिए वो आईवीएफ का जो जर्नी है वो उतना ही स्मूथ होता जाए। तो मैम एक फाइनल सवाल यही रहेगा आज का कि आगे हम इस बारे में और बहुत सारे सवाल आपसे करेंगे, लेकिन एक फाइनल सवाल यही होगा कि जिन पेशेंट्स ने मन बना लिया है और वो आना चाहते हैं आपके पास, तो क्या कहेंगे आप उनसे? अभी तक सबसे पहले कि जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं, जिन्हें समझ में नहीं आया, इन सभी चीज़ों का वीडियो है, आप श्रद्धा IVF SHRADHA में जाकर देख सकती है। दूसरा कि आईवीएफ इनफर्टाइल पीपल या एक्चुअली सब फर्टाइल पीपल के लिए आईवीएफ एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है। अपना झिझक तोड़िए, अपने आईवीएफ डॉक्टर से मिलिए और एक स्टेप बढ़ाइए, और अगर आप स्टेप बढ़ाते हैं तो आप ट्रीटमेंट कराते हैं और हो सकता है और इनफैक्ट होगा कि आपको बच्चा आईवीएफ से अवश्य मिलेगा। मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू रेड एफएम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।